तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर 10 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आप सबको पता है आज से डिप्टी जेलर के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है क्योंकि ये प्रश्न आपको रिपीट होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। अस्पताल सहायक की जो प्रैक्टिस सेट हम लगातार लेकर के आ रहे हैं वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप सबको दिखा दें किन किन लोगों ने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता देते हैं हमारे पास सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक आते हैं। और स्क्रीनशॉट दिखाने से भाई उन लोगों को भी लगता है कि चलो हमारे स्क्रीनशॉट को दिखाया सर ने, तो आगे से जो भी अन्य लोग भी होंगे वो भी अपने प्रश्नों को भेजेंगे। देखिए ये आपको रियल और ऑथेंटिक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये एक दीदी के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने हमारे पास में सेंड किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और भाई हैं, इनका कहना है सर आपकी टॉप 100 और टॉप 500 देख कर गए थे एमपी फॉरेस्ट के लिए, 78 नंबर आ रहे हैं, लगभग 81 क्वेश्चन सही हैं और 14 क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी कुल मिलाकर के इनके 78 नंबर बन रहे हैं। और इन्होंने हमारी सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे और जो है बढ़िया प्रदर्शन किया। आपका बिल्कुल फिजिकल कॉल आने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद में ये एक और भाई ये हैं, इन्होंने भी प्रश्न भेजा सर चंद्रयान से क्वेश्चन था, श्वेत क्रांति से क्वेश्चन था, तारों का टिमटिमाना। इनका नाम शिवम दहरिया है और ये व्यूअर हैं, लगातार हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने प्रश्नों को भेजा है, इनके भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। उसके बाद में एक और भाई यहाँ पर देख सकते हैं, अतुल भैया नमस्ते, आज मेरा जेल प्रहरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था और इनके काट पीट करके 71.50 नंबर हो रहे हैं, यानी कि आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 70 नंबर से ऊपर जो भी है वो बिल्कुल सेफ जोन में है और ये सब लोग हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स के बैच से जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कालिदास का संबंध किस जिले से है? सही आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन से। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से कालिदास जी का संबंध माना जाता है। आइए डिटेल में आपको दिखा देते हैं। देखिए महान संस्कृत कवि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है। माना जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से वे एक थे। उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे मेघदूतम। उज्जैन का सजीव वर्णन मिलता है, जो उनकी मेघदूत वाली रचना है ना, उसमें उज्जैन के बारे में एक एक पिन पॉइंट जो है उन्होंने वर्णन किया है। मेघदूत में वो बादलों को अपना दूत बना करके भेजते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। कालिदास और उज्जैन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु देख लीजिए। सबसे पहले सांस्कृतिक केंद्र की बात करते हैं तो उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा भाई कालिदास की नगरी किसको कहते हैं, तो उज्जैन को। गढ़कालिका मंदिर ये बहुत ज्यादा फेमस है, किस लिए? उज्जैन स्थित गढ़कालिका देवी मंदिर को उनकी साधना स्थली माना जाता है, जहां उन्हें जो है देवी से ज्ञान प्राप्त हुआ था। कालिदास समारोह मनाते हैं, आप सबको पता है। उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल उज्जैन में भव्य अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। एक और देख लीजिए कालिदास एकेडमी। उज्जैन में उनके साहित्यिक कार्यों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1978 में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कालिदास जी से संबंधित आगे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। आज अपने पास में काफ़ी सारे प्रश्न हैं, है ना, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, लेकिन हमने कहा पूरे प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। साइंस के भी बहुत सारे हैं और जी के जीएस के बहुत सारे हैं। उससे पहले आप सबको बता दें आगे बढ़ने से पहले भाई, अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से आप लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं, जिन लोगों ने परचेज किए हैं, बढ़िया से पढ़ाई की है। किसी के 78 नंबर आ रहे हैं, कोई 72 पे है, कोई 75 पे है, कोई 82 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप भी अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर के ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए इसमें क्या-क्या मिलेगा आपको पहले वो देख लीजिए। सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, यानी कि थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी। टॉप 500 से 1000 के आसपास हम करंट अफेयर करा चुके हैं। 2 प्रश्न करंट अफेयर के आ जाए हैं, वो दोनों अपने करंट अफेयर वाली 1 साल वाली जो पीडीएफ हमने दी थी 500 प्रश्नों की, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप 100 की सीरीज हमने चालू की थी, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 से 3200 एमसीक्यू करवा चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उनके टॉप 100 एमसीक्यू करवा चुके हैं। इसके अलावा 3 हमने जो है वीडियो बनाई हैं टॉप 500 वाली, जिसमें हिंदी के टॉप 500 प्रश्न, साइंस के टॉप 500 प्रश्न और एमपीजीके के टॉप 500 प्रश्न। जिन लोगों ने वो कंप्लीट पीडीएफ पढ़ करके जो लोग गए हैं उनको बढ़िया अच्छा प्रश्न जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रश्न वहाँ से सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी पीडीएफ आपको मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है।
सिंपल सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, सीधे ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना। पहले नंबर सेव कर लेना, फिर कॉन्टैक्ट रिफ्रेश कर लेना, आपको जो है नंबर दिख जाएगा। इसी पर शेयर करके स्क्रीनशॉट, और जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई है, 24 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है भाई। जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है उन लोगों के पास में बेहतरीन मौका है। अभी भी 5 के पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लगभग 850 के आसपास एमसीक्यू टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत करवा चुके हैं, वो सारी टॉप 100 सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में आप देख रहे हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लोग लेकर के आ रहे हैं, जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं, उसी तरह से जो है एमपी अस्पताल सहायक में भी आप लोग अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अभी तुरंत मात्र 149 रुपए में अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वही प्रक्रिया, इस क्यूआर कोड पर आपको 149 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। एक बार आप प्रोफाइल देख लेना, प्रोफाइल पर हम टाइम लिखे रहते हैं, जो व्हाट्सएप प्रोफाइल होती है कि कितने बजे नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे, ठीक है। हर 2 घंटे पे आकर के हम नोट्स सेंड करते रहते हैं, कभी कभी 1 घंटे पर भी आकर के सेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चाहें तो एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जॉर्ज कैसल पहाड़ी। कुछ लोगों ने बताया सर जॉर्ज कैसल पहाड़ी पूछी थी, कुछ लोगों ने बताया सर जॉर्ज कैसल भवन पूछा था। तो जो भी पूछा होगा केवल जिले का नाम पूछा था, तो शिवपुरी में जॉर्ज कैसल पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, ठीक है। दोनों का आंसर शिवपुरी ही हो जाएगा। आइए डिटेल देख लीजिए। तो जॉर्ज कैसल भवन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पर यह जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। यह ऐतिहासिक महल समुद्र तल से लगभग 484 मीटर 1597 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सांख्य सागर और माधव सागर जैसी झीलों के साथ साथ पूरे जंगल का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ये शिवपुरी में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। अगला, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड, सीधे सीधे आपका जो है प्रश्न पूछा गया है, जो हमने जीके वाली क्लास कराई थी वहां से टॉप 100 में, है ना। देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड या फिर दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं। आइए डिटेल देख लीजिए। तो भारत में दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनके नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। बहुत अच्छे से आपको हमने ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताया था। हमने कहा यहाँ पर फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं है ना, कभी कभी सोच लेते हैं बाढ़ है, तो ये फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं है। ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है यहाँ पर दुग्ध उत्पादन के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया था। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल उनके जन्म दिवस कब 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पूछा गया था, देखो इनके बारे में उस दिन बताया था जब रोवर वाला प्रश्न आया था ना, रोवर वाला वो चंद्रयान वाला। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर दिन का एग्जाम एनालिसिस साथ साथ में जो डिटेल कराते हैं उसको अच्छे से देख लिया करो। हमने आपको विक्रम लैंडर के बारे में बताया था ना, विक्रम लैंडर गया था, रोवर गया था, तो वहीं से प्रश्न आ गया है कि भारत में अंतरिक्ष परियोजना का जनक किसे कहा जाता है। उसी में हमने आपको बताया था कि भारत में अंतरिक्ष परियोजना के जो जनक है, फिर अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है भारत में, वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इन्हीं के नाम पर विक्रम लैंडर नाम रखा गया था चंद्रयान का जो लैंडर था, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने वो एनालिसिस देखी होगी उनका 1 नंबर तो ये पक्का हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए देख लिया करो, पूरा आराम से पूरा देखा करो, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा हमारी वीडियो लेट आएगी लेकिन एकदम परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ज़्यादा आ जाएंगे ना, 2-4 प्रश्न लेकर के आए सबसे पहले बना दे, क्या मतलब है। चलिए, भारत में अंतरिक्ष परियोजना अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उन्होंने ही देश में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसके अलावा आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम ध्यान रखना। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी ऊपर पढ़ा कर आ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए करंट अफेयर के दोनों प्रश्न अपने जो है टॉप 1000 वाली जो टॉप 500 वाली जो करंट अफेयर दी है हमने 1 साल वाली, उसमें से आया है। 2026 में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? आपको हमने बताया था कि विमान दुर्घटना में इनके पति की जो है अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। फिर उनके स्थान पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जी ने है शपथ ली थी। तो 2026 में सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से है, ठीक है। उन्होंने अपने पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार के निधन के बाद में जनवरी 2026 में इस पद की कमान संभाली है। जनवरी का करंट अफेयर है, जनवरी वाले सेक्शन में आप लोग देख लेना।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये भी अपने उसी से आया है पीडीएफ से कि जनवरी 2026 में नरेंद्र मोदी ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए इसको हरी झंडी दिखाई थी। तो हावड़ा से कामाख्या जंक्शन के लिए इन्होंने पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है, इसको जो है हरी झंडी दिखाई है। अभी तक सीटिंग वाली थी, जितनी भी वंदे भारत थी ना, सब में सीटिंग चेयर कार लगी रहती थी। अब आप स्लीपर का भी आनंद वंदे भारत में ले सकते हैं। देखिए, तो देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल की हावड़ा और असम के गुवाहाटी कामाख्या जंक्शन के बीच में नियमित रूप से चलाई गई है। अब देखिए रूट, यह ट्रेन हावड़ा पश्चिम बंगाल से खुल करके मालदा टाउन होते हुए गुवाहाटी असम तक जाती है। दूरी और समय की बात करते हैं, लगभग 9.5 से 970 किलोमीटर की दूरी मात्र 14 घंटे में ये तय कर लेती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य जो युद्ध है, 10 राज्य जो युद्ध है, ये हमने इतिहास वाली पीडीएफ में कराया, टॉप 100 वाली में। ऋग्वेद में जो 10 युद्ध हुआ है, वो किस नदी के तट पर हुआ है ना? तो नदी का नाम ध्यान रखना, परुष्णी नदी जो है, परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। तो ऋग्वेद में बड़ी प्रसिद्ध 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। इस प्राचीन नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले इसको परुष्णी कहते थे, अब इसको रावी नदी कहते हैं। अब युद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये प्रश्न बनेगा, भाई 10 राज युग का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? तो ध्यान रखना, 7वें मंडल में मिलता है। प्रतिद्वंदी कौन कौन था? तो यह युद्ध भारत के राजा सुदास और 10 राजाओं की संघ, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले शामिल थे, इनके बीच में हुआ था। परिणाम क्या निकला? इस भीषण युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है एमपीजीके से पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न है, गांधी सागर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर हो गया, राणा सागर हो गया, ये सारे, नेहरू हो गया, ये सारे बांध जो है वो अपने चंबल नदी पर बने हुए हैं। चलिए देख लीजिए, तो गांधी सागर बांध, कुछ ने गांधी सागर भैया, कुछ ने राणा सागर भैया, दोनों एक ही बात है। अगर नदी पूछा जाएगा तो चंबल नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना 4 प्रमुख चंबल घाटी परियोजनाओं में से एक है। नदी, चंबल नदी का स्थान बात करें तो मंदसौर और नीमच जिला मध्य प्रदेश में ये जो है डैम बना हुआ है। निर्माण की बात करते हैं तो चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चारों बांध जो हैं वो अपने चंबल नदी पर बने हुए हैं। इनका नाम ध्यान रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसमें से जो है, इन चारों में से जो पहला डैम बना था वो कौन सा था? गांधी सागर डैम वो पहला डैम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, झाड़ीदाह जलप्रपात, ये अभी इससे पहले वाली स्टेप में पूछा गया था। झाड़ीदाह जलप्रपात वो चंबल नदी पर है, ध्यान रखना। चूलिया जलाशय जो भी चंबल पर है, हमने आपको याद करा था, चा से चूलिया, चा से चंबल। ठीक है, चलिए टॉप 500 वाली जो पढ़ के जाएगा एमपी, देखो अभी नीचे कमेंट में ही आपने देख लिया था, वहां से प्रश्न सीधे सीधे मिले हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स से पूछा है कि भाई उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, उदाहरण का चयन कीजिए। कैसे पता चलेगा कि उपभोक्ता का शोषण? उपभोक्ता का मतलब जो कस्टमर होता है, यानी जैसे हम लोग हैं। ठीक है, तो हमारा शोषण हो रहा है, कैसे पता चलेगा? वस्तु का अंकित मूल्य बढ़ा करके इनका शोषण किया जा सकता है, या फिर वस्तु को कम मूल्य पर बेच करके। तो भाई वस्तु को कम मूल्य पर अगर बेचेंगे तो भाई जो कस्टमर है उनको फायदा होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। वस्तु की अंकित मूल्य बढ़ा करके, वस्तु मान लीजिए पहले 5 रुपए की मिल रही थी, अब इसको बढ़ा करके 8 रुपए कर दिया, तो इसको बढ़ाकर जो 8 रुपए करा है, इससे ये होता है भाई उपभोक्ता का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। यानी पहले 5 की आती थी, अब तुमने 8 कर दिया। अगर ताजा एग्जांपल की बात करें तो भाई सिलेंडर का दाम मान लीजिए 200 रुपए बढ़ गया, तो समोसों वाले, चाट भल्ले वालों ने अपना प्राइस जो 10-10 रुपए बढ़ा दिया। अच्छा, अगर सिलेंडर का दाम 100 रुपए कम हो जाएगा तो क्या ये अपना दाम 5 रुपए कम करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है अंकित मूल्य को बढ़ा करके। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए भाई, इकोनॉमिक्स तो अपना सब्जेक्ट रहा है, अपन तो बढ़िया से इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे तुमको, है ना? परेशान मत हो। अस्पताल सहायक वालों को इकोनॉमिक्स हमने छोड़ करके रखी है, अलग से बढ़िया से पढ़ाएंगे सारा। उपभोक्ताओं का शोषण की बात करें तो वस्तु की अंकित मूल्य बढ़ा करके और फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर उपभोक्ता से पैसे वसूल करके इसका जो है शोषण होता है। जबकि अगर मूल्य को कम कर देंगे तो फिर फायदा होगा उपभोक्ता को। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, यानी कि हम लोग जो चीजों को खरीद रहे हैं। अगला अगला कौन सा ऐसा कार्य है जो भारत की संसद के द्वारा किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति को पद के हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भारत के संसद में शुरू होती है। ये दोनों काम जो है भारत की संसद के द्वारा नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति को भारत की संसद के द्वारा ही हटाया जाता है। कैसे? आइए देख लेते हैं। देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने यानी महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रस्ताव की शुरुआत होगी भाई, किसी भी सदन का 1/4 जो सदस्य है वो हस्ताक्षर करके, आरोप लगा करके प्रस्ताव लेकर के आ सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, भाई तुम्हारे खिलाफ जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, ओजोन परत कितनी बार आपको, हजारों बार आपको पढ़ा चुके हैं भाई। पर्यावरण वाली जो हमने टॉप 150 प्रश्न दिए हैं उसमें भी ये प्रश्न दिया है।
3-4 दिन पहले टॉप 150 प्रश्न कराए थे पर्यावरण के। कई बार आपको बताया भाई पर्यावरण जो आपकी ओजोन परत है, समताप मंडल में स्थित है। सूरज यहाँ से रोशनी आती है, पराबैंगनी किरणें, और ये जो ओजोन परत है, पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर जो आपका प्रकाश आता है वो फ़िल्टर वाला प्रकाश आता है, ठीक है ना? एक तरह से फ़िल्टराइज़ेशन का ये कार्य करती है, ठीक है? और हमको स्किन कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। लेकिन अब इसमें क्या है, सीएफसी यूज़ करने की वजह से जो हम लोग टीवी फ्रिज वो टीवी नहीं, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जो यूज़ कर रहे हैं और एसी जो यूज़ कर रहे हैं, उससे निकलने वाले सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से यहाँ पर छेद हो रहा है, और छेद होने की वजह से अब जो प्रकाश है वो फ़िल्टर होकर के ना करके सीधे जो है हमारे स्किन पर आ सकता है और स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। तो यही पूछा गया था कौन से मंडल में है, तो समताप मंडल में स्थित है, 15 से 30 किलोमीटर। अभी शायद परसों या नरसों वाली एग्जाम एनालिसिस में हमने सारी परतों को एक तरफ से पूरा पढ़ाया था, कौन सी परत कौन से मंडल में है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी पर है, कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपको एग्जाम एनालिसिस वाली पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। 7 तारीख वाली पीडीएफ में हमने शायद कराया सुबह वाली शिफ्ट में, शाम वाला तो कैंसिल हो गया था, सुबह प्रश्न आया था और डिटेल में आपको करा दिया था। चलिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किन अभिलेखों में कहा गया? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है किसी अभिलेख में नहीं कहा गया है, बल्कि उनकी जो एक इतिहासकार है वी ए स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा है और अपनी पुस्तक में कहा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। या तो ये क्वेश्चन कुछ और होगा, है ना, या फिर वो भेजने में थोड़ा सा उनको गड़बड़ी हो गई, या फिर ये पूछा हो कौन से लेखक ने कहा है। तो भाई बी ए स्मिथ ने कहा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने कहा है, या ये पुस्तक भी ऑप्शन में दी गई होगी। उनकी सैन्य विजयों का वर्णन की बात करें, कहाँ-कहाँ पर सैन्य विजय देखने को मिलते हैं। उनके दरबारी कवि है हरिसेन, ये प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। उनके द्वारा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख लिखा गया, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, उसमें उनके विजयों का वर्णन किया गया है, लेकिन नेपोलियन शब्द नहीं बोला गया है, ठीक है? अगला प्रश्न है, नवीन मध्य प्रदेश विधान भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो भाई 3 अगस्त 1996 को नवीन मध्य प्रदेश विधान जो आपका विधान भवन है उसकी स्थापना हुई थी। देख लीजिए, मध्य प्रदेश विधान भवन का निर्माण वर्ष 1996 में बनकर के पूरा हुआ और इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को किया गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस भव्य और आधुनिक विधान भवन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु देखिए। इसके वास्तुकार पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। इसके वास्तुकार, इस इमारत का डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। स्थापत्य की बात करते हैं तो इस अद्वितीय डिजाइन के लिए वर्ष 1998 में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार जो है इससे भी सम्मानित किया गया था चार्ल्स कोरिया को। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग, ये देखिए पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? भाई राष्ट्रपति को सौंपता है अपनी रिपोर्ट, ठीक है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर उसमें जो है चर्चा विषय होती है, जैसा आप डेली देखते हैं, राज्यसभा लगती है, लोकसभा लगती है। अगला, ग्राम पंचायत बताओ, इसके बारे में आपको कराया था कि नहीं? गांधी जी का विचार था कि भाई भारत की गांव विकसित होनी चाहिए। आर्टिकल 40 में उन्होंने जो है आर्टिकल 40 जो है गांधीवादी विचारधारा, ये बहुत अच्छे से पॉलिटी में आपको समझाया था। तो ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? स्थानीय स्वशासन आर्टिकल 243 में मिलेगा, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में मिलेगी। ऑप्शन में आपके अनुच्छेद 40 दिया गया था। देखिए, तो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का वर्णन है। 2 प्रमुख अनुच्छेद कौन-कौन से? अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है, यानी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से। अनुच्छेद 243 इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भाग 9 के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के गठन की भी बात करता है, लेकिन आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 40 दिया गया था, तो हम अनुच्छेद 40 ही मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब चालू की गई थी? अब यहाँ से पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ रहे हैं, तो पूरी पंचवर्षीय योजना एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आगे प्रश्न बनेंगे। देखो, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, हिंदी इंग्लिश में स्पेशली। अभी आगे दिखाते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में लागू की गई। इस योजना की समय अवधि 1961 से 66 तक थी। इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों था। देखो, पहले में क्या था? पहले में कृषि पर हम जोर देंगे, ये आपको हमने कई बार कराया है। दूसरे में उद्योग पर जोर देंगे। अब कृषि भी हो गया, पेट भी भर गया, धीरे धीरे उद्योग भी बढ़ गए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और उद्योग दोनों को मिला करके काम करना चाहा, ठीक है। लेकिन फिर आगे चलकर 1965 भारत चीन युद्ध हो गया और फिर उसके बाद अकाल भी पड़ गया 1962 में। 62 का युद्ध हुआ था 65 पाकिस्तान से, तो फिर वो समस्या हो गई। तो ये जो है योजना पूरी तरह से, तो मतलब बहुत हद तक जो है ये विफल रही थी, सफल नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया, सबसे ज्यादा बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो बिलियर्ड्स कहें या फिर स्नूकर्स कहें, दोनों जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? पंकज आडवाणी। तो बिलियर्ड्स और क्यू स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी पंकज आडवाणी हैं। भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने बिलियर्ड्स और स्नूकर को मिला करके 28 विश्व खिताब जीते हैं, जो कि वर्ल्ड में इनको नंबर 1 बनाता है।
अगला पूछा गया था पर्यावरण का प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये अपने पर्यावरण वाली पीडीएफ में मिल जाएगा 150 वाली में, ठीक है। 150 जो प्रश्न हमने एमसीक्यू करवाए थे, डिटेल में आपको बताया था। कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनने वाले जो विशाल बांध है, विशेष करके सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकना था, ताकि बांधों से प्रभावित होने वाले लाखों आदिवासियों किसानों को जबरन विस्थापन से बचाया जा सके और उनके उचित पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण की मांग को पूरा किया जा सके। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक करंट अफेयर का है, देखिए मई 2026 में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का आयोजन कहां पर किया गया, तो राजस्थान के भिवाड़ी में किया गया है। 2026 में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का अलवर जिले के भिवाड़ी, जिसमें भिवाड़ी में भी कहां पर, खुसखेड़ा सालापुर में 15 मई, देखो मई का करंट अफेयर आ गया, ठीक है ना, इसीलिए हमने कहा था भाई अगर आपका एग्जाम मई जून में है ना, तो मई तक का करंट अफेयर कर लेना, एक खतरनाक वाला व्यापम है, एक महीना पहले 10 दिन पहले की पूछ सकता है, ठीक है। 15 मई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। यह सुविधा सहस्त्र सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला अब साइंस की ओर चलते हैं। प्रश्न था कि लाल जो गोभी फूल होता है उसको अगर क्षारीय विलयन में डाल दें तो ये कैसा रंग बना देगा, तो ये नीला हरा रंग बना लेता है। अब क्षारीय और अम्लीय दोनों बता देते हैं आपको, आज क्षारीय पूछा है, हो सकता है कल अम्लीय पूछ ले। तो लाल गोभी के फूल के रस को क्षारीय विलयन में डालने पर उसका रंग हरा, नीला या फिर पीला हो जाता है। यह लाल गोभी में मौजूद प्राकृतिक रंजन पिगमेंट एंथोसाइसिन के कारण होता है, जो क्षारीय माध्यम में प्रतिक्रिया करके अपना रंग बदलता है। इसके विपरीत यदि अम्लीय विलयन में इसको डाला जाए तो इसका रंग जो है वो बदल करके लाल या फिर गुलाबी हो जाता है। तो आज क्षारीय पूछा है, आप पीला लगा देंगे, अगर अम्लीय पूछे तो लाल या फिर गुलाबी हो जाएगा। अगला कह रहे स्टार्च का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो स्टार्च का जो पाचन करता है वो है कौन, एमाइलेज। तो स्टार्च का पाचन करने वाले प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज है। ये पाचन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई मुंह से ही खाने का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। लार में टॉयलिन वगैरह पाया जाता है, जो अपना जो है भोजन का पाचन यहीं से शुरू कर देता है। स्टार्च को पचाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से मुंह में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और जहाँ से ये जो एमाइलेज होता है वो आगे चल करके स्टार्च को पूरी तरह से तोड़ देता है और स्टार्च का पाचन हो जाता है। आगे बढ़े। अगला है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए एसआई मात्रक ओम मीटर है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा के द्वारा ऐसे ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह मापता है कि विद्युत सामग्री विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध कर रही है, मतलब कि विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ये सामग्री जो है ना कितना विरोध कर रही है इस विद्युत धारा का, ये मापने का काम जो है ये प्रतिरोधकता के द्वारा किया जाता है और ओम मीटर में इसको मापते हैं। अगला पूछा गया जैव निम्नीकरण कौन सा, यानी कि बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा है, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का थैला या फिर कागज। तो भाई कागज जो है ना, बायोडिग्रेडेबल का अर्थ क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो अपने आप प्रकृति में धीरे धीरे गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कागज गल जाएगा, प्लास्टिक का थैला, कांच का टुकड़ा ये नहीं गलने वाले भैया। तो दिए गए विकल्पों में से कागज जो है जैव निम्नीकरण है, क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बहुत अच्छे से आपको समझाया था हमने जो है अपने पर्यावरण वाले में। यह प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का थैला और ये जो है क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पर्यावरण में कई सालों तक ये नष्ट नहीं होते हैं। अगला अगला देखिए, मासिक धर्म प्रक्रिया में जब अंडा बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो जब महिला के अंडाशय ओवरी से परिपक्व अंडा बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन या फिर अंडोत्सर्ग कहते हैं। इंग्लिश में ओव्यूलेशन और हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ओवुलेशन से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए, क्योंकि ओवुलेशन से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। मतलब मासिक धर्म से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। देखिए आमतौर पर 28 दिनों के मासिक चक्र में यह प्रक्रिया 14वें दिन के आसपास होती है। अंडाशय से अंडा बाहर निकल करके फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद में इसी दौरान यदि अंडा पुरुष के शुक्राणु स्पर्म से मिलता है तो फिर गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है। आगे बढ़े। अगला बीटा कोशिकाओं के बारे में पूछा गया, भाई बहुत अच्छे से हमने आपको बताया। भाई लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं ये कोई द्वीप वीप नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें एमपीपीएससी वाला एग्जांपल भी हमने आपको दिया था। एमपीपीएससी ने कह दिया था कि ये अंडमान निकोबार का द्वीप है, ठीक है, ऐसा वैसा बना दिया था। और एक उसमें से दी थी लैंगरहैंस की दीपिकाएं, वही आंसर था। लोग कन्फ्यूज हो गए थे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ जो हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं उनको ये एक एक पॉइंट याद आ रहा होगा, ठीक है। अग्नाशय से जो है बीटा कोशिकाएं अग्नाशय में देखने को मिलती हैं। बीटा कोशिकाएं मुख्य रूप से हमारे शरीर के अग्नाशय पैंक्रियाज में होती हैं। तो अग्नाशय में ये कोशिका छोटे छोटे समूह में पाई जाती है जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। एमपीपीएससी ने कह दिया भैया, 4 ऑप्शन दिए, लैंगरहैंस के द्वीप, अंडमान निकोबार के द्वीप और आपका जो है मिनिकॉय द्वीप, ऐसे दे दिया था। लोगों ने सोचा भूगोल का प्रश्न है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी लगा कर चले आए थे, लेकिन ये साइंस का प्रश्न था, ठीक है। लैंगरहैंस सही हो जाएगा। इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य इंसुलिन और एमिलिन नामक हार्मोन का उत्पादन और स्त्रावण करना होता है, जो शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हमने आपको करा रखा है। हम कहते रहे जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ना वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं।
तारों का टिमटिमाना, आपको बताया था तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है और ये भी बताया था कैसे होता है। तो तारे यहाँ पर चमकते ही हमने डायग्राम भी बनाया था, है ना? हमने कहा यार तारा तो हम बना ही लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ से प्रकाश चला तारों का, फिर इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी परतें होती है वायुमंडल में, तो तारा प्रकाश यहाँ चला, यहाँ से टकरा, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, कुछ मोटी परत है, कुछ पतली परत है, कुछ हवा के कण इसको इधर-उधर कर रहे हैं और हमारी आँखों पर जब पहुँचता तो हमको ये लगता है तारा टिमटिमा रहा है, जबकि तारा टिमटिमाता नहीं है, तारा तो अपनी रोशनी में ही जल रहा है। बस उसका प्रकाश जो हमारी आँखों पर आ रहा है वो कई परतों से होकर के आ रहा है और जो आपका हवा के कण है उसको भी जो है क्रांतिक कोण की वजह से काफ़ी सारा इधर-उधर कर रहे हैं, इस वजह से हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है। यहाँ से देखिए, दूरी, तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है इसलिए प्रकाश के अत्यंत छोटे स्रोत हैं, जैसे मतलब दिखाई नहीं देते, छोटा-छोटा दिखाई देता है। वायुमंडलीय परतें, पृथ्वी का वायुमंडल स्थिर नहीं है, इनमें अलग-अलग तापमान और घनत्व की हवा की अलग-अलग परतें होती हैं जो लगातार हिलती रहती हैं। इस वजह से उनका प्रकाश जो हमारी आँखों तक आता है वो हिलता हुआ आता है, हमको लगता है कि भाई ये तो टिमटिमा रहा है। जब अपवर्तन की बात करें, जब तारों का प्रकाश इन अस्थिर और बदलती हुई परतों से गुजरता है, तो लगातार मुड़ता रहता है, अपवर्तित होता रहता है। इसी तरह से आपको हमने समझाया था। भाई जो लोग हमसे लगातार पढ़ रहे हैं, वो लोग कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर समझाया था, है ना? नहीं लोगों को लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो जो लोग लगातार हमसे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साइंस की टॉप 500 हमसे पढ़ी है, टॉप 100 हमसे पढ़ी है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगला अगला प्रश्न है, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया किससे प्राप्त करने पर चमकीला पीला जो है रंग आपको देखने को मिलता है? किससे इसकी क्रिया करा देंगे कि हमको चमकीला पीला रंग मिलेगा? तो पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया अगर हम लेड नाइट्रेट PbNO3 जो आपकी KI है, इस KI की अब क्रिया PbNO3 से कराएँगे तो हमको जो है पीले रंग का लेड आयोडाइड प्राप्त होगा, जो कि पीले रंग का अवक्षेप देता है। यह एक प्रकार का अवक्षेपण और द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें हमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है? तो हम इसको किससे कराएँगे? लेड नाइट्रेट से इसकी अपक्रिया कराएँगे और ऑप्शन में भी लेड नाइट्रेट दिया गया था। आगे बढ़ें, अब चलो हिंदी की ओर चलते हैं। लगभग 50 के आस-पास प्रश्न आपके जो है जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और जो है उसके एमपी जीके के हो गए होंगे। चलो हिंदी में बात करें तो मुहावरा आया था सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मुहावरा पूछा गया था, ठीक है? ये भी अभी कहेंगे तो तुम कहोगे सर अब ये कह रहे हो। टॉप 100 मुहावरे वाली जो है पीडीएफ उठाकर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मतलब हमने कहा था कि एकदम से करने कुछ और जा रहे हो, कर कुछ और लो, फिर कर रहे यार सिर फिर गया था मेरा, करने तो कुछ और जा रहे थे, ठीक है? बाकी संधि के 3 प्रश्न आए हैं, अयादि और यण संधि बहुत पूछी जा रही है तो अच्छे से पढ़ लेना। कर्म कारक से 3 प्रश्न कारक से आए, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया था, स्वर संधि, पर्यायवाची शब्द 2 देखने को मिले हैं, ठीक है? अयादि और यण संधि सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। समास में देश विदेश में समास पूछा गया और अठन्नी में, ठीक है? तो हमने बताया था ना, जहाँ पर भी नंबरिंग आए, अगर कहीं पर नंबरिंग आ रही है तो समझ लेना जैसे चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, अठन्नी हो गया, चवन्नी हो गया, चार आना हो गया, तो यहाँ पर आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा, ठीक है? तो द्विगु समास इसका आंसर हो जाएगा। देश विदेश हमने कहा जहाँ अपोजिट देखने को मिलता है, फिर बीच में हाइफन चिन्ह लग जाता है, माता पिता, देश विदेश ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, ये भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। छंद में पूछा गया था भाई गण कितने प्रकार के होते हैं? जगड़, मगड़, तगड़, रगड़, ये भी आपको अच्छे से हमने पढ़ा रखा था। यमाता, राजभान, सलगा, ये आपको एग्जाम्पल भी दे रखा था, ठीक है? तो जुड़े रहिए, जो अस्पताल सहायक वाले हैं वो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। अगला ट्रेन, गणित की बात करें तो ट्रेन से 2 प्रश्न आए, यही डिफरेंस देखने को मिला भाई, ट्रेन वगैरह के ये नए चैप्टर ऐड हो गए, अभी तक ट्रेन नहीं पूछ रहे थे। एक पूछा था कि रुपए 2000 का अलग-अलग 7 वर्ष के लिए ब्याज पर दिए जाते हैं। एक पर 8% ब्याज मिलता है, एक पर 9.2% ब्याज मिलता है, तो आपको मिश्र धन ज्ञात करके बताना था, साधारण ब्याज का प्रश्न था। घातांक करने के 2 प्रश्न, बॉड मास से 2 प्रश्न, वर्क एंड टाइम से 3 प्रश्न लगभग, परसेंटेज के 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के 2, एज से 1, औसत से 2, अनुपात समानुपात के लगभग 1 से 2, नहीं अनुपात समानुपात का कोई नहीं आया था, ठीक है? ये कुछ चैप्टर अब हटा दिए अनुपात समानुपात वगैरह, पहले यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे थे। चलो इंग्लिश की बात करते हैं तो भाई एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से फिर से कुछ नहीं आया है, नैरेशन से फिर से कुछ नहीं आया, ये पैटर्न चेंज हुआ है और यहाँ पर आपको क्या मिल गया है? स्पेलिंग एरर। हमने आपसे कहा था स्पेलिंग एरर अच्छे से पढ़ करके जाओ, क्या नियम होते हैं, अपने हर प्रैक्टिस सेट में, हर टॉप 200 में हमने आपको स्पेलिंग के एरर के नियम बताए थे, है ना? वो सारी पीडीएफ आपको रिपीट करके जाना है। तो स्पेलिंग एरर के 3 प्रश्न और सेंटेंस कॉमन एरर के लगभग 4 प्रश्न, जो आपका आर्टिकल का कॉमन एरर हो गया, टेंस का कॉमन एरर हो गया, है ना? तो यहाँ से प्रश्न आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है 1 से 2 प्रश्न और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आज फिर नहीं आए हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स सुबह की शिफ्ट में नहीं आए थे, शाम को भी नहीं आए हैं, ठीक है? वन वर्ड आया है। प्रीपोजिशन का 1 प्रश्न है, आर्टिकल के 3 से 4 प्रश्न हैं। फिल इन द ब्लैंक 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक आ रहे हैं, जिसमें आपको आर्टिकल हो गया, फिलर हो गया, क्या कहते हैं प्रीपोजिशन हो गया, डिटरमाइनर हो गया, यहाँ से फिल करने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो नरेशन फिर से नहीं पूछा। तो जो टॉप 200 की हमने आपको पीडीएफ दी है इंग्लिश की, वो आप अच्छे से पढ़ करके चले जाना, आप इंग्लिश में अच्छा प्रदर्शन करके आएँगे, ठीक है? बाकी ये सारे स्क्रीनशॉट हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये रचना नामदेव जी हैं, जिनकी सेकंड रैंक आई थी एमपी पुलिस में। इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। जैसे ही रिजल्ट आया तुरंत इन्होंने बताया सर मेरी सेकंड रैंक लगी है और अपना स्कोर कार्ड भी हमको शेयर किया था।
इसी तरह से आप भी अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहे होंगे, आप भी कह रहे होंगे सर हम जेल प्रहरी बन गए, सर हम फॉरेस्ट गार्ड बन गए, डिप्टी जेलर बन गए, ठीक है ना? तो कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके प्राप्त कर लेने हैं। इसी पर आपको पेमेंट कर देना है, साथ मतलब कि इसी पर आपको जो है क्यूआर कोड से पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? और जिसका भी आगे एग्जाम है वो अपने प्रश्नों को इसी नंबर पर ज़रूर से ज़रूर सेंड करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसके बाद एग्जाम एनालिसिस में, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरे भाई।